अपने पबजी प्रेमी के लिए पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की कहानी अभी तक अनसुलझी है। सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर के भारत में अवैध एंट्री पर है, लेकिन सीमा ने एक बार फिर अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया है। यूपी एटीएस से हुई पूछताछ के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये दावा किया कि उसका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है। उसने कोई गड़बड़ झाला नहीं किया। मुझसे पहली बात तो सिर्फ पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। आरोप है कि सीमा ने फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे, लेकिन जब जी न्यूज ने उससे इस बाबत सवाल किया तो सीमा ने इस आरोप से भी इनकार किया। पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर ने 13 मई को भारत में अवैध एंट्री की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि सीमा के पास कई मोबाइल थे, जिनमें से एक मोबाइल टूटा हुआ था। यही नहीं, सीमा के पास से पाकिस्तानी सिम बरामद किए जाने का भी दावा किया गया था, जिसके बाद यह शक जताया जाने लगा कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है और उसने सबूत मिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। लेकिन सीमा की माने तो उसका मोबाइल पहले से ही टूटा हुआ था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ, हम यहाँ बनवाएंगे। सवाल ये है कि अगर सीमा का मोबाइल भारत आने से पहले ही टूट गया था, तो क्या वो उस मोबाइल को पाकिस्तान में ही रिपेयर नहीं करा पाई? टूटा हुआ मोबाइल भारत क्यों लेकर आई? खैर, सी न्यूज से बातचीत में सीमा बार बार आधार कार्ड का जिक्र करती दिखी, जबकि पाकिस्तान में पहचान पत्र को आधार कार्ड नहीं बल्कि नादरा या शनाख्ती कार्ड कहते हैं। पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है, उसको नादरा का कार्ड बोलते हैं। आप आधार कार्ड कह रही हैं। शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी। हाँ, आप उसे आधार कार्ड बता रही हैं। आपके पास भारत का कोई आधार कार्ड भी है क्या? जी सर, सॉरी। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। टोके जाने पर सीमा अपनी गलती सुधारती नजर आई, लेकिन सवाल ये है कि जिस मुल्क में वो इतने सालों तक रही, वहाँ की चीजों, वहाँ की भाषा, वहाँ के लहजे को इतने जल्दी कैसे भूल गई? जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जो कह रही है सच कह रही है। सीमा ने एक बार फिर से दोहराया कि वो सचिन के प्यार में भारत चली आई, इसके अलावा उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। वहीं सीमा हैदर ने इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया कि वो दुबई से नेपाल आई और वहां से भारत। नेपाल तक मेरे पास सब कागज थे, पासपोर्ट था, वीजा था, सब कुछ थे। और रही बात दुबई की, तो दुबई मैं नहीं गई। दुबई की टिकट थी, वहाँ पाकिस्तान से सीधा जहाज नेपाल के लिए या भारत के लिए नहीं आता। जिसे कहते हैं एक जगह से मुझे एयरपोर्ट उतारा, दूसरे जहाज में बैठी हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं दूसरे जहाज में बैठी हूँ, ना कि मैं कहीं गई हूँ कि सीमा दुबई गई, ये हुआ वो हुआ। कितना चढ़ा के बोला जाएगा सर? सिर्फ मेरा एक ही गुनाह है, वो जो मैं भारत आई हूँ वो बस मतलब मेरे पास उसका वीजा या पासपोर्ट मतलब उसके लिए नहीं था। सूत्रों के माने तो दुबई यात्रा के बारे में सीमा ने जांच एजेंसी को बताया है कि उसने पाकिस्तान से नेपाल के लिए फ्लाइट ली थी। इस यात्रा के दौरान कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण उसे दुबई में स्टे करना पड़ा था। सीमा हैदर ने दावा किया था कि सचिन मीणा 10 मार्च को उससे मिलने के लिए नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस गया था, लेकिन जब जी न्यूज ने इस बाबत पड़ताल की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस में 10 मार्च को सचिन मीणा के नाम से कोई एंट्री नहीं थी। उस दिन 3 भारतीय गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन इसमें सचिन नाम का कोई शख्स नहीं था। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि उसने सीमा नाम से भी किसी की एंट्री नहीं की थी। मार्च 10-11 ऐसा होता है मार्च। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक एक ए है, एक आशीष परियार है और एक ए इंडिया का विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की? उन्होंने बीवी बोला था, एंट्री भी नहीं की। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने जी न्यूज को यह भी बताया कि सीमा और सचिन ने नाम बदलकर कमरा बुक किया था।
पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाई, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आई, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। जी न्यूज ने गेस्ट हाउस कर्मचारी के दावों को लेकर सीमा हैदर से जब सवाल किया तो उसने इससे भी इनकार कर दिया। सीमा हैदर ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस कर्मचारी झूठ बोल रहा है। यही नहीं, सीमा हैदर के मुताबिक उसने और सचिन ने फेक आईडी देकर कमरा बुक नहीं करवाया, बल्कि सब कुछ सही बताया था। सर, वो जो होटल वाले हैं, सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे देखिए, मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते कि सीमा है। सीमा पर आरोप है कि वो नेपाल बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों से झूठ बोलकर हिंदुस्तान में दाखिल हुई। सीमा पर आरोप है कि उसने खुद को सचिन की पत्नी बताया। यही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि उसने पाकिस्तान की आईडी न दिखाकर भारत का फर्जी आधार कार्ड दिखाया था। लेकिन सीमा की माने तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही कहा जो सच था। मैंने पाकिस्तान आईडी बताई नहीं थी, मुझसे वाकई पूछा गया था, तो मैं सचिन की पत्नी थी। मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, क्योंकि मेरे पति है नहीं। शनाख्त मैंने अपना नाम तो मेरा सीमा ही है। सीमा हैदर ने कहा कि वो दिल से हिंदुस्तान और हिंदू बन चुकी है। वो साड़ी पहनकर, सिंदूर और बिंदी लगाकर ढोंग नहीं कर रही। यहाँ आके हिंदू नहीं बनी मैं। अगले जो पहले करवा तो बीत चुका है, तब से लेके मैं मन और दिमाग से हिंदू थी। ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके वाकई मैंने साड़ी पहनी है। मैंने साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है। मेरी 2 करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी 2 साड़ी हैं पाकिस्तान की। और इस बात की फोटो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी है। सीमा हैदर ने जेवर कोर्ट में बयान दिया था कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लिहाजा उसी आधार पर कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। लेकिन सीमा हैदर के इस दावे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर शादियां नहीं होती। हालांकि सीमा हैदर ने एक बार फिर दोहराया कि उसने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी की थी। हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अब ये वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं। तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपतिनाथ ही गए थे, तो तब हमें किसी ने मना नहीं करा था। तो इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। अब ये कह रहे हैं कि हाँ इजाजत नहीं है, हम पूरा मंदिर घूमे। नेपाल के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे, वहां के स्टाफ की माने तो दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, लेकिन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, इसकी संभावना ना के बराबर है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। तो सीमा सच बोल रही है या झूठ, इसका पता जल्द चल जाएगा। लेकिन उस पर जेल जाने के साथ साथ पाकिस्तान भेजे जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। लिहाजा जी न्यूज से बातचीत में सीमा ने एक बार फिर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की कि उसे उसके गुनाह की सजा दी जाए, लेकिन पाकिस्तान न भेजा जाए। सर, मैंने झूठ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सच पे मुझे विश्वास है। सच में ताकत होती है, तो मुझे विश्वास है आगे भी सब सही होगा। मेरा जो गुनाह है मैं मानती हूँ, और योगी जी, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे गुनाह की मुझे सजा दी जाए, पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। यूपी एटीएस ने 36 घंटे तक सचिन मीणा और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा हैदर से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में जासूसी से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यूपी एटीएस सीमा के फोन डिटेल और दावों की तफ्तीश कर रही है। जबकि पुलिस की हिरासत में रहने के बाद जब सीमा दोबारा रबूपुरा गांव पहुंची तो पुलिस ने सख्त पहरा बिठा रखा है। उधर सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को लेटर लिखकर भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग की है। सीमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि उसकी शादी को कानूनी मान्यता दी जाए और पाकिस्तान वापस न भेजा जाए।
यही मांग की है मैंने कि इस देश में, आपके देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, देश की सरकार का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा है। तो क्या सीमा को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सीमा हैदर भले ही भारत की नागरिकता मांग रही हो, लेकिन उसके दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। उसकी शादी से लेकर उम्र, भारत आने के रूट, मोबाइल फोन की बरामदगी जैसी तमाम बातों में विरोधाभास है। आपको दिखाते हैं कि कैसे सीमा के खुद के बयान उस पर शक को और गहरा करते जा रहे हैं। सीमा का दावा है कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, जबकि उसके पास इस शादी से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। सीमा की माने तो वो सचिन की वजह से भारत आई, जबकि हकीकत यह है कि वो सचिन के अलावा भी कई भारतीयों के संपर्क में थी। उसने सेना से जुड़े लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा का दावा है कि वो सुनौली बॉर्डर से भारत में घुसी थी, जबकि सच्चाई यह है कि वो रूपनखेड़ी खुनवा बॉर्डर से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। सीमा कह रही है कि उसकी उम्र 27 साल है, जबकि पहचान पत्र के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। सीमा का कहना है कि 4 मोबाइल फोन की बात झूठी है, जबकि सच्चाई यह है कि उसके पास 4 फोन बरामद किए गए हैं। सीमा ने यह भी दावा किया कि उसकी पाकिस्तान में रहने वाले गुलाम हैदर से जबरन शादी कराई गई, जबकि हलफनामे में रजामंदी से शादी की बात लिखी हुई है। इसके अलावा सीमा की माने तो उसने 5वीं तक की पढ़ाई की है, जबकि उसे हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत के सिद्धार्थनगर जिले के खुनवा बॉर्डर से प्रवेश करने के बाद ही भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। महाराजगंज जिले के पास भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 66वीं और 22वीं बटालियन के जवान सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। नेपाल से भारत आते वक्त एसएसबी के जवान लोगों से उनके पहचान पत्र के साथ साथ सामान की जांच के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दे रहे हैं। गाड़ी से आने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह एसएसबी के जवान यहाँ पर नेपाल से हर शख्स की सघन जांच कर रहे हैं। उनके आई कार्ड और उनकी नागरिकता की जांच करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही भारत नेपाल की खुली सीमा पर एसएसबी के जवानों द्वारा समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से अपराधी या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोग भारत में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अब नेपाल आने जाने वाले लोगों को आधार कार्ड, जबकि दूसरे देशों के लोगों को आवागमन के समय नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज 81वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। पीएम ने जन्मदिन की बधाई देते हुए खड़गे की लंबी उम्र और सेहतमंद जीवन की कामना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की गई। एक शख्स ने चाकू और बंदूक लेकर सीएम आवास में घुसने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक शख्स पुलिस की स्टिकर लगी कार में आया और सरकारी आवास में घुसने की कोशिश की। कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर सवाल खड़े किए। बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने, भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन। आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। केंद्र सरकार का विरोध करते हुए विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने ये बातें खारिज कर दी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे होगा। वाराणसी जिला अदालत ने वजू खाने वाले विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस के सर्वे की इजाजत दे दी।
इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और एएसआई सर्वे का आदेश पारित कर दिया। हमारा ये कहना था कि उस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। वो बैरिकेडेड का जो बैरिकेडिंग के अंदर का एरिया, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई ही इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। अदालत ने आदेश दिया कि मौजूदा स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया कि वो 4 अगस्त को रिपोर्ट पेश करें कि सर्वे कब से किया जाएगा। हिंदू पक्ष ने उम्मीद जताई कि सर्वे के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने। व्यास जी का जो तहखाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आते ही हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया। इसीलिए फैसला आते ही खुशियां मनानी शुरू कर दी। इस दौरान जिला अदालत परिसर बम बम भोले के नारों से गूंजने लगा। इस बीच कुछ पक्षकारों ने भोलेनाथ के भजन गाकर का स्वागत किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी का सच सामने आ जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी तो कितना भी सच छुपाया जाएगा वो सामने आ जाएगा और आश्चर्यजनक रूप से सबके सामने आएगा और ये साबित हो जाएगा कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। हम लोग को जीत हुई, फैसला तो हमारे हक में आया क्योंकि जो सच्चाई है हम लोग से छुपा के रखे थे वो सच्चाई एक एक करके उभर के सामने अब आ जाएगी। इस केस पर लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे पक्षकार सोहनलाल आर्य ने भी फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने साफ किया कि वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। बैरिकेडिंग के अंदर सभी का सर्वे होगा, वजू खाना को छोड़ करके। एक लाइन में ये। और जो नीचे तहखाना था जहाँ पे सारे तहखाने जो तहखाने हैं, यहाँ तक कि सारे जो है रेडियो में सारे प्रमाण, अगर एएसआई उसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तोड़ेगी। जिस तरह एक्सरे होता है उनका सारे रडार सिस्टम के माध्यम से सारी जांच करेगी। इस केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी जब एएसआई अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी। जिला अदालत के फैसले पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में अच्छा समाचार सामने आया है। सावन का महीना चल रहा है, पूरे देश में बम बम चल रहा है, काशी में भी बम बम होने जा रहा है। और आज कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्बन डेटिंग हो, इसकी अनुमति दे दिया। हम लोग के अंदर अपार खुशी है, उत्साह है, पूरे देश के लिए मंगल कामना। और अयोध्या तो झांकी है, काशी में तैयारी है और मथुरा की बारी है। जिला अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में चुनौती देगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहेली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। जो चीज़ हिस्टोरिकली प्रूव है और कि ये एक मस्जिद है, उसके बारे में ये क्लेम करना कि वहाँ पे मंदिर था, तो हम ये समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं। बहरहाल मामला ऑलरेडी कोर्ट के सामने है और हम लोगों को पूरा एतमाद और यकीन है कि कोर्ट का फैसला हक और इंसाफ पर मबनी होगा और मस्जिद के हक में आएगा। इसको हम लोग आगे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन सभी दलीलों को सुनने के बाद वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी। इस मामले में पिछले 30 सालों से विवाद गहराता गया। साल 1991 में पहली बार वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी पर याचिका दायर कर परिसर में पूजा की मांग की थी, जिसके बाद 1993 में मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 1998 में अंजुमन इंतजामिया की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग वाली याचिका पर फिर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन एएसआई सर्वे की मांग का 2020 में मस्जिद कमेटी ने विरोध किया। इसके बाद 18 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी समेत
अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की मांग करते हुए 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दे दिया, जिसके बाद मई 2022 में हुए सर्वे में ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति का पत्थर मिलने का दावा किया गया, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया जबकि मुस्लिम पक्ष ने इससे इनकार किया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक लगा दी। 14 जुलाई 2023 को सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ग्वालियर में जन आक्रोश रैली निकाली। एमपी में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ग्वालियर में रैली की और इस दौरान केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगाए। तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। राजस्थान में भी विधानसभा चुनावों से पहले सियासत तेज हो गई है। गहलोत सरकार को घेरते हुए राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। राजे ने दावा किया कि बेटियों के खिलाफ दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। रेप मामले में दोषी करार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को इससे पहले 6 बार पैरोल मिल चुकी है। चंद्रयान 3 मिशन सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को चंद्रयान 3 की चौथी ऑर्बिट राइजिंग की कवायद को सफलतापूर्वक पूरा किया। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाइक्स और कार के शौक के बारे में पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में रांची में उनके घर में बने गैराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक से एक क्लासिक बाइक और विंटेज कार्स दिख रही हैं। और यह गैराज कम बल्कि किसी बाइक शोरूम जैसा ज्यादा दिख रहा था। हाल ही में पूर्व इंडियन क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी रांची में एमएस धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे थे। तभी उन्होंने धोनी के शौक और जुनून से भरा ये गैराज भी देखा और इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। वेंकटेश प्रसाद ने धोनी को टैग करते हुए लिखा कि ये सबसे पागलपन भरा जुनून है जो मैंने किसी व्यक्ति में देखा है। वीडियो को धोनी की पत्नी साक्षी ने रिकॉर्ड किया। इस दौरान वो उनके दोस्तों से सवाल भी कर रही थी और माही के दोस्त गैराज देखकर हैरान दिखाई पड़ रहे थे। Any comments on this? Unless and until someone is mad about this, you can't. Okay. But this is crazy. Okay. This place is crazy. Yeah. Any comments? You can't explain. You can't explain about this whole setup. ये बाइक शोरूम हो सकता है ये। जब ये बन रहा था ना, तो हम लोग ऐसा बहुत बड़ा था। धोनी के पास 50 से ज्यादा बाइक्स का कलेक्शन है, जिनमें हार्ले डेविडसन की फैट बॉय से लेकर कावासाकी निंजा H2 और डुकाटी 1098 भी शामिल हैं। गैराज के ग्राउंड फ्लोर पर विंटेज कार्स, जीप और बाइक्स खड़ी थी और एक तरफ मैकेनिक टूल्स का कोना भी था और फर्स्ट फ्लोर पर विंटेज बाइक्स की लंबी लाइन लगी हुई थी। गैराज में कुछ बाइक्स के ओल्ड मॉडल्स भी थे। This whole setup, the old bikes. Any comments on this? इस दौरान साक्षी ने धोनी से सवाल करते हुए कहा कि माही ये क्यों बनाया, जिस पर धोनी ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया। माही why? Because you took everything, so I needed to have something of my own. So this is the only thing you allowed. That also you wanted after the badminton court. I said no, it will be before the badminton court. OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारत में पासवर्ड शेयरिंग बंद कर दी है। नेटफ्लिक्स ने ईमेल के जरिए भारत में अपने ग्राहकों को इस बात की जानकारी दी है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने फैमिली मेंबर्स के बीच पासवर्ड शेयरिंग का विकल्प दिया है, यानी परिवार के लोग आपस में नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों और सहयोगियों के बीच पासवर्ड शेयरिंग अब नहीं हो पाएगी। अगर कोई यूजर अपना पासवर्ड शेयर करना चाहेगा तो उसको इसकी अतिरिक्त फीस चुकानी पड़ेगी। भारत में पासवर्ड शेयरिंग करने पर यूजर्स को 150 से 250 रुपए देने पड़ सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए डिवाइस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है ताकि लोग अपने पासवर्ड दूसरों को न दे सकें। एसएमएस के जरिए 4 अंकों का कोड भेजकर यूजर्स के डिवाइस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। नेटफ्लिक्स के मुताबिक
पासवर्ड शेयरिंग की वजह से उसे भारत में तगड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि यहां लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने की बजाय दोस्तों के पासवर्ड से ही काम चला लेते थे। इससे पहले मई में नेटफ्लिक्स ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील समेत 100 देशों में पासवर्ड शेयरिंग का विकल्प बंद कर दिया था। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत के मामले पर देश भर में गुस्सा है। इस बीच मणिपुर के चिकमाई में गुस्साई भीड़ ने उस आरोपी का घर फूंक दिया जिसे इस मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है। और अब घर फूंकने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए लोग आरोपी के गांव में इकट्ठा हुए और फिर नारेबाजी करते हुए आरोपी खोयरेम हेरादास के घर पहुंच गए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने खोयरेम हेरादास के घर पर हमला बोल दिया। हाथों में डंडे लेकर पहुंची महिलाओं ने पहले तो आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। उसके बाद नारेबाजी करते हुए उसके घर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि घर फूंकने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। महिलाओं से हैवानियत के मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी खोयरेम हेरादास भी शामिल है, जिसे गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वायरल वीडियो से उनकी पहचान कर ली गई है। उधर मणिपुर सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 मई के बाद से हुई हिंसा के मामले में अब तक 6000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से 70 FIR हत्या से जुड़ी हैं। इस केस की जांच में 2000 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। अब तक करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ जांच की दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसे में पुलिस के जवान और अधिकारी काम पर हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं से दरिंदगी के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष की मांग है कि मणिपुर के हालात पर संसद में तुरंत चर्चा कराई जाए। इसके लिए वो सदन में 2 दिन से हंगामा कर रहा है। आज भी लोकसभा स्पीकर के आसन पर पहुंचते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच शोरगुल में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा चर्चा संवाद से। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कठोर से कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष गंभीर नहीं है। और कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। शोरगुल के बीच राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील की कि वो मणिपुर के हालात को गंभीरता से लें। राजनाथ के बयान के बाद स्पीकर ने एक बार फिर विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेने की नसीहत दी। हंगामा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे के बाद कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष अपनी मांग को लेकर फिर से हंगामा करने लगा। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 24 जुलाई यानी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित करने पहुंची प्रियंका ने मणिपुर का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी 77 दिन तक खामोश क्यों रहे। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में,
महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। प्रियंका ने कहा कि पीएम ने एक भयावह वीडियो वायरल होने के बाद मजबूरी में चुप्पी तोड़ी। हालांकि उस दौरान भी वो सियासत करने से नहीं चूके। तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार। अभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दवाओं से उसका इलाज होता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिकों ने खास तरह के नैनो रोबोट बनाने शुरू किए हैं। इनमें जुटे हुए हैं जिनको इंसान के शरीर के अंदर पहुंचाया जाएगा। ये रोबोट इंसान के शरीर में मौजूद बीमारी की तलाश करेंगे और उसका इलाज भी करेंगे। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 20 अलग अलग तरह के नैनो रोबोट तैयार किए हैं। इन रोबोट्स में कैमरे, सेंसर, रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाए गए हैं। इनके जरिए डॉक्टर ये पता लगा सकेंगे कि इंसान के शरीर में क्या कुछ हो रहा है। साथ ही वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के जरिए रोबोट को मैसेज भी दे सकेंगे। साइज में ये नैनो रोबोट किसी कैप्सूल के जितने बड़े होंगे, जिन्हें आसानी से निगला जा सकता है, या फिर सर्जरी के जरिए भी इनको इंसान के शरीर में फिट किया जा सकता है। वैज्ञानिक इन नैनो रोबोट्स का चूहों पर सफल परीक्षण भी कर चुके हैं और बहुत जल्द इंसानों पर भी इनका परीक्षण शुरू होने वाला है। बारिश और बाढ़ के बाद अब दिल्ली वासियों को गर्मी सताने लगी है। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। गुरुवार का दिन जुलाई का सबसे गर्म दिन रहा। 20 जुलाई को हीट इंडेक्स का तापमान 49 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक गर्मी का यही हाल रहने वाला है। एनआईए ने आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक एएमयू में पढ़ाई के दौरान आरोपी छात्र फैजान अंसारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। बिहार के वैशाली जिले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स पिस्टल से निशाना लेकर फायरिंग करता नजर आ रहा है। घटना का संज्ञान लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवारों ने महिला की चेन लूटी और फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुदरत ने इस कदर कहर बरपाया कि बसा बसाया गांव ही उजाड़ दिया। अचानक आई पहाड़ तोड़ मुसीबत ने गांव वालों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और गुरुवार को मलबे से शव मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी रहा। एनडीआरएफ के जवान मिट्टी को हटाकर मलबे में दबे शवों को ढूंढते नजर आए। हालांकि जिन लोगों की जान इस पहाड़ तोड़ हादसे में बच गई है, उनके रहने के लिए कंटेनर का इंतजाम किया गया है। ये देखिए, ये कंटेनर्स रखे गए हैं ताकि जो 35 परिवारों की व्यवस्था होनी है वो पूरी तरह से की जा चुकी है। 35 परिवारों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। आपदा प्रभावित लोगों के लिए कंटेनर लगा दिए गए हैं, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार ने पहाड़ों पर बसे आदिवासियों के लिए पहले ही ऐसे इंतजाम कर लिए होते तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। क्योंकि लैंडस्लाइड होने से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। गांव में करीब 46 घर थे, जिनमें से 43 पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और 248 जनसंख्या वाले गांव में हादसे के वक्त 210 लोग मौजूद थे। लैंडस्लाइड के दौरान बच्चों और महिलाओं समेत करीब 90 लोगों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन कई लोगों की जिंदगी कुदरत के इस कहर में खामोश हो गई। 107 लोग अभी तक इस जो है मलबे जहां स्थिति थी मलबे नुमा वहां से हटाए गए हैं, जिनमें से 92 लोग ऐसे हैं, 93 लोग जो सही सलामत नीचे की तरफ, पहाड़ के नीचे की तरफ है। और मदद के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ मजदूरों को भी लगाया गया है।
लेकिन मूसलाधार बारिश और कोहरे की वजह से राहत बचाव काम में दिक्कत आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं, क्योंकि इरशाल वाली गांव पहाड़ी पर बसा है, इसलिए यहाँ जेसीबी नहीं पहुँच सकती। इसीलिए एनडीआरएफ के जवान हाथ से ही मिट्टी और चट्टानों को हटाकर मलबे में दबे शवों को निकालने में जुटे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने में देरी हो रही है। जब भी बारिश होती है तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बेहाल हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बारिश हुई तो माया नगरी मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ गई और बारिश की वजह से मुंबई का साइन इलाका दरिया में तब्दील नजर आया। सड़क पर पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां तैरती नजर आईं। कई छोटी गाड़ियां बीच पानी में ही जवाब दे गईं, जिसके बाद लोग समंदर बन चुकी मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों को धक्का लगाते दिखे। बारिश रुकी तो मुंबई के साइन इलाके में लोगों की आवाजाही तो शुरू हुई, लेकिन मुश्किलें घंटों तक बरकरार रहीं। काफी तेज बारिश, आप देख सकते हो पानी कितना भर गया है। यहाँ पे मेरी बाइक भी बंद हो गई है। भारी बारिश ने मुंबई के चेंबूर को भी तरबतर कर दिया। पानी घरों में घुस गया, वहीं रास्तों पर जल भराव होने से यातायात ठप हो गया। मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एशिया के सबसे बड़े कपड़े के मंगला हाट बाजार में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें 500 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं और कारोबारियों का लाखों का नुकसान हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों को कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। वहीं आग से उठती लपटों से निकलता धुएं का गुबार पूरे इलाके में भर गया। जहां भी नजर गई आग में धुंध होकर जलती दुकानें ही नजर आईं। इस आग को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। बताया गया कि रात करीब 1 बजे वहां आग लगी, जो देखते ही देखते फैलती चली गई और कुछ ही पलों में वहां मौजूद आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों को हवा का सहारा भी मिला, जिसने आग को और तेजी से भड़का दिया। आग ने तेजी से पूरी इमारत को चपेट में ले लिया और नीचे से लेकर ऊपर तक की सभी दुकानें आग के शोलों में तब्दील हो गयीं। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 16 से ज्यादा गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी वो इस भीषण आग पर काबू नहीं पा सके। आग लगने का कारण तो अभी नहीं बता सकेंगे, आगे आग बुझा जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हुआ है। गनीमत ये रही कि रात होने की वजह से दुकानों में कोई मौजूद नहीं था। वहीं ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। चीन में ताबड़तोड़ बारिश के बाद बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। चीन के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद तबाही का दौर जारी है। घंटों चली बारिश के बाद अंडरग्राउंड बने रेलवे स्टेशंस में पानी भर गया। वहीं सीढ़ियों पर पानी झरने की तरह बहने लगा। अमेरिका में भी कुदरत अपना कहर दिखा रही है। नॉर्थ कैरोलिना में एक बड़ा टॉर्नेडो आया, जिसने सैकड़ों घर तबाह कर दिए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक टॉर्नेडो के दौरान 16 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्राजील में बारिश के बाद नदियां और झरने उफान पर हैं। दक्षिण चीन के इगाजू फॉल्स में भी पानी की मात्रा 6 गुना बढ़ गई है। हालात को देखते हुए पर्यटकों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। ब्रिटेन में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर करीब 20,000 रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। रेलवे कर्मचारी के प्रदर्शन की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल पर जो दोष सिद्ध हुआ है वो निलंबित किए जाने योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट अब दूसरे पक्ष को भी सुनेगा, जिसके लिए 4 अगस्त की तारीख तय की गई है। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के साथ गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई शुरू करने से पहले बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस BR गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं राहुल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से केस में जल्दी सुनवाई की मांग की। उन्होंने दलील दी कि राहुल संसद सत्र में शामिल नहीं हो पाए और वायनाड में उपचुनाव घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट जल्दी सुनवाई करे और राहुल को अंतरिम राहत दे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम राहत नहीं दे सकते। इससे पहले राहुल गांधी सजा पर रोक लगवाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट भी गए थे। देश में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 20 करोड़ हो गई है। टीएमसी सांसद माला रॉय के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में ये जानकारी दी। स्मृति ईरानी ने बताया कि देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14.2% है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 17.2 करोड़ मुसलमान थे, जिनकी आबादी 2023 में बढ़कर 19.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। हालांकि पसमानदा मुसलमानों की आबादी के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कोई जानकारी नहीं दी। केंद्रीय मंत्री ने एक आंकड़ा देते हुए बताया कि 2014 के बाद 50% मुसलमानों ने पहली बार अपना घर या फ्लैट खरीदा। स्मृति ईरानी ने बताया कि 2023 में देश की अनुमानित आबादी 138.8 करोड़ है। और दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जमीन में ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां गेंद की तरह उछल गईं। जोहानिसबर्ग की सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में यह धमाका 19 जुलाई को हुआ, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा। एक व्यस्त सड़क पर कतार में गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ वहां से गुजर भी रही थीं। तभी अचानक जमीन के अंदर तेज धमाका हुआ और सड़क फट गई। धमाका होते ही सड़क पर चलती और खड़ी हुई सभी गाड़ियां काफी ऊंचाई तक गेंद की तरह उछल गईं। तस्वीरें दिल दहलाने वाली थीं। कार के पास सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति भी बाल बाल बचा। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हादसे के बाद की जो तस्वीरें आईं, उनमें सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और गाड़ियां पलटी हुई थीं। फिलहाल धमाके की वजह की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे गैस धमाका बता रहे हैं। इस बीच एक और विस्फोट की आशंका भी जताई गई है, लिहाजा प्रशासन ने लोगों से वहां न जाने की अपील की है।